तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने आर्मेचर बाइंडिंग के बारे में डिस्कशन चल रहा था हमारा। आज के सेशन में आर्मेचर बाइंडिंग 2 आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें हम लोग और भी डिटेल में चीज़ों को कवर करेंगे कि फर्दर जो और भी चीज़ें हैं आर्मेचर बाइंडिंग से रिलेटेड, जैसे कि हम लोगों ने कॉइल स्पैन एंड पोल पिच तक लास्ट सेशन में डिस्कशन किया हुआ था, उसके आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का जो कोर्स है वो सीबीटी 1 के लिए 499 में अवेलेबल है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के लिए 777 में अवेलेबल है। और अगर जब आप सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के लिए एनरोल करते हैं तो जो आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में चीज़ें मेंशन है, जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है अंडर दी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, सारी की सारी चीज़ें आपको इमीडिएट बेसिस पे जितने भी लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके कारण आप अपनी स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं और किसी भी डिस्टर्बेंसेस का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। राइट, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। गेट के लिए बात करें, गेट 2025 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस स्क्रीन के सामने आपके अवेलेबल है। 26 के लिए 4,444 रुपीज़, 27 के लिए 6,666 रुपीज़ में कोर्सेस अवेलेबल हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 एंड 27 के जो कैंडिडेट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको अगर इन कोर्सेस में एनरोल करते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, गेट एकेडमी के और भी कुछ कोर्सेस हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, 777 में ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, एससी नॉन टेक्निकल 777 में, एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इंडिविजुअल बेसिस पे अगर इन कोर्सेस या फिर सब्जेक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी आप कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज कॉम्बिनेशन के साथ भी कर सकते हैं। किसी भी कॉम्बिनेशन को आप चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने की जरूरत है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि गेट 2025 के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 28 टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट हैं एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 12 हैं। बेसिक लेवल के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस लेवल के 12 टेस्ट हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है एंड टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट के साथ अगर आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं तो इसमें 76 टेस्ट में वेल डिजाइन क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जैक्टली गेट पेपर का एक्सपीरियंस करवाएंगे एंड ऑल इंडिया लेवल पे अपने आपके प्रिपरेशन को जज करने का आपको मौका मिलेगा। राइट, कि आपकी जो तैयारी हुई है अभी तक वो किस लेवल पे पहुंची हुई है, किस लेवल पे पहुंची हुई है, अदर कैंडिडेट्स का क्या रैंक आ रहा है, आपका क्या रैंक आ रहा है, वो जज करने का आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया लेवल पे। राइट, एंड गेट की जो एप्टीट्यूड की ई बुक है, जनरल एप्टीट्यूड की, क्योंकि एप्टीट्यूड एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है गेट के एग्जामिनेशन में। ये क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के सामने अवेलेबल है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन तक, सॉरी, इस ई बुक में 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। और इसमें टॉपिक जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है एंड 222 इसका कोर्स प्राइस रखा गया है, जो बुक का प्राइस है ई बुक का। एंड इसमें 15 ईयर्स की गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इस बुक को कंप्लीट बनाते हैं, और वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के लिए गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ई बुक सफिशियंट है अपने आप में। राइट, तो लास्ट क्लास में आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, आज के सेशन में उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों का डिस्कशन हुआ था पोल पिच तक। राइट, कॉइल स्पैन एंड पोल पिच के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो स्लॉट एंगल को भी हम लोगों ने समझा। आज के सेशन में हम लोग बैक टू बैक एंड फुल पिच एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली होती क्या है, डेफिनेशन वाइज हम लोग समझ लेते हैं एंड कैसे किया जाता है वो लेटर पॉइंट ऑफ टाइम अगर नीड होगी तो समझ लेंगे, अदरवाइज फॉर्मूला रट के भी हमारा काम चल जाने वाला है।
देखिए मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मिनिमम अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए इन ऑर्डर टू गेट कमांड ओवर द सब्जेक्ट, राइट। अदरवाइज केवल फॉर्मूला रट के अगर आप जाते हैं तो मशीन में कुछ नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक मशीन आपको देखने के लिए मिल रही है स्क्रीन पे, ये 2 पोल की मशीन है, एन और एस पोल्स रोटर में देखने के लिए मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से। और स्टेटर में 2 स्लॉट्स ऐसे अरेंज्ड हैं, जिसका कॉइल साइड अगर इस तरीके से कॉइल है, तो किसी भी कॉइल के 2 कॉइल साइड होते हैं ना, एक कॉइल साइड, इस कॉइल साइड को ए कह रहे हैं, इस कॉइल साइड को ए डैश कह रहे हैं, इन स्लॉट्स में अरेंज्ड है कुछ इस तरीके से, स्टेटर स्लॉट्स में ए और ए डैश अरेंज्ड है, राइट। अब ये एन पोल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर अगर इस डायरेक्शन में है, तो इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे। अगर एन और एस पोल्स कंटिन्यूअसली बाय द हेल्प ऑफ सम प्राइम मूवर रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे जिसका डायरेक्शन डॉट और क्रॉस, जो कि प्रीवियस सेशन में हम लोग लर्न कर चुके हुए हैं कि फेराडेज लॉ, सॉरी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं इंड्यूस वोल्टेजेस या फिर जनरेटर एक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। एन पोल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एन पोल के रेस्पेक्ट में कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रन करेगा, राइट। एंड कंडक्टर स्टेशनरी है बिकॉज कंडक्टर इज इंस्टॉल्ड इन स्टेटर। स्टेटर आपका स्टेशनरी है जो कि अर्थ के साथ रिवेटेड है, स्टेटर कभी भी रोटेट नहीं कर सकता है। यहाँ पे रोटर रोटेट कर रहा है, मतलब एन और एस पोल्स रोटेट कर रहे हैं, लेकिन कंडक्टर अगर रखा हुआ है तो रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से कह सकते हैं हम लोग, ये पोल रोटेट होके जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये कंडक्टर इसके रेस्पेक्ट में क्या पीछे चलता चला जा रहा है ना, तो रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये रोटर फिक्स है तो कंडक्टर इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिवली पीछे जा रहा है। तो रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से ये कंडक्टर का मूवमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपका पोल्स इस डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। तो क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए रहता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस 4 फिंगर इंडिकेट करता है, एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, थंब इंडिकेट करता है मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, फील्ड इस डायरेक्शन में, एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, इस फील्ड के रेस्पेक्ट में कंडक्टर का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा, आपकी तरफ आता हुआ, तो एरो आपकी तरफ आएगी तो डॉट देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पे डॉट है तो अपोजिट साइड में क्रॉस मिलेगा, वो इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि प्रीवियस सेशन में बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ है हम लोगों ने। ध्यान देते हैं कि एक कंडक्टर, ये कंडक्टर को अब हम लोग ओपन करके रखते हैं, इस कॉइल साइड को, एक कॉइल साइड यहाँ पे था, एक कॉइल साइड यहाँ पे था। अब इसी कॉइल साइड में अगर हम लोग बात करें, इसी कॉइल साइड में बात करना है कि ए से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वहां पे कौन सा इंड्यूस वोल्टेजेस हो रहा है, डॉट। मतलब ऑब्जर्वर को अगर हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं तो डॉट का क्या मतलब हो रहा है कि करंट आपकी तरफ आ रहा है, राइट, जो वोल्टेजेस हो रहे हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस है ए डैश में, मतलब ये आपसे दूर जा रहा है, इस डायरेक्शन में वोल्टेजेस इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब वोल्टेज राइज किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, वोल्टेज ड्रॉप मतलब प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, राइट। तो इस चीज को अगर रिप्रेजेंट करना है इस कंडक्टर में तो प्लस माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग माइनस और प्लस लिख सकते हैं, दिस इज प्लस, राइट, प्लस एंड दिस इज माइनस। तो ओवरऑल वोल्टेजेस को देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, एंड यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो ओवरऑल नेट वोल्टेज अगर इस कंडक्टर को फिर से ओपन करके स्ट्रेट करते हैं, या अगर इसको ब्रेक करके फिर से स्ट्रेट कर दिया हम लोगों ने, तो देखिएगा प्लस माइनस, देखिए यहां से चालू करिए, केवीएल लिखिए तो क्लोज लूप देखने के लिए मिल रहा है। तो केवीएल लिखते हैं तो ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज एक दूसरे के साथ ऐड होगा। यहाँ पे कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ, ई, और यहाँ पे कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ, ई, तो दोनों मिला के 2E वोल्टेज इंड्यूस देखने के लिए मिल रहा है, 2E वोल्टेज इंड्यूस देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये बैक टू बैक कनेक्शन नहीं होता, अगर ये बैक टू बैक कनेक्शन नहीं होता तो यहाँ पे वोल्टेजेस इंड्यूस होते, यहाँ पे वोल्टेजेस इंड्यूस होते, नेट वोल्टेजेस मिल पाता क्या, नेट वोल्टेजेस नहीं मिल पाता, वोल्टेजेस ऐड हो पाता है क्या, एडिशन ऑफ वोल्टेजेस नहीं देखने के लिए मिल पाता। तो बैक टू बैक कनेक्शन से वोल्टेजेस ऐड हो पा रहे हैं, क्योंकि क्लोज केवीएल हमेशा वहीं पे अप्लाई करते हैं जहां पे क्लोज लूप होता है। यहाँ पे क्लोज लूप देखने के लिए मिल रहा है, केवीएल अप्लाई किए, वोल्टेजेस ऐड हुए, 2E वोल्टेजेस देखने के लिए मिला। इसी तरीके से और भी कॉइल्स रहते, और भी कॉइल्स रहते तो मल्टी टर्न कॉइल रहती अगर, तो सारे के सारे कंडक्टर्स में वोल्टेजेस इंड्यूस होते हैं,
सारे के सारे कंडक्टर्स में वोल्टेजेस इंड्यूस होते हैं, तो सभी कंडक्टर्स के वोल्टेजेस को ऐड करते हैं हम लोग, सारे वोल्टेजेस ऐड होके ई नेट नेट इंड्यूस वोल्टेजेस हम लोगों को हाई देखने के लिए मिलते हैं। तो यही होता है मशीन का कॉन्सेप्ट कि मशीन्स में कभी भी सिंगल कंडक्टर नहीं यूज करते हैं हम लोग। लार्ज कैपेसिटी की मशीन्स में हम लोग हमेशा और हमेशा कॉइल्स यूज करते हैं, बंच ऑफ कॉइल्स यूज करते हैं, राइट, जिससे नेट वोल्टेजेस हम लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिल सके। अब ये 4 पोल की मशीन है, राइट, 4 पोल की मशीन है। एक कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, एक कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, इसका रिटर्न कंडक्टर। और अगर हम लोग यहाँ पे रखते, अगर यहाँ पे रखते तब क्या सिनेरियो होता, वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर इस पोजीशन में है, ये फर्स्ट पोजीशन है कि एक कंडक्टर का कॉइल साइड यहाँ पे है, दूसरे कॉइल का कॉइल साइड यहाँ पे है, सॉरी फर्स्ट कॉइल, एक ही कॉइल का, एक कॉइल का फर्स्ट कॉइल साइड यहाँ पे रखा गया है, दूसरा कॉइल साइड यहाँ पे अगर रखा गया है, यहाँ पे एन पोल है, एस पोल, एन पोल, एस पोल। जैसा कि आपको मालूम है हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं, अल्टरनेट एन और एस पोल्स। तो ये वाला कंडक्टर किस पोल से इन्फ्लुएंस कर रहा है, नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल से इन्फ्लुएंस कर रहा था और इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, तो यहाँ पे डॉट देखने के लिए मिला था ना, तो यहाँ पे भी डॉट देखने के लिए मिलेगा। आप सिंपली अप्लाई कर लीजिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो आपको पता चल जाएगा वोल्टेजेस इंड्यूस का डायरेक्शन। अब ये भी नॉर्थ पोल से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या देखने के लिए मिलेगा, डॉट इंड्यूस वोल्टेजेस, डॉट इंड्यूस वोल्टेजेस। तो फर्स्ट पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट। तो फर्स्ट पोजीशन में देखिएगा ए में कितना वोल्टेजेस इंड्यूस हो रहा है, डॉट, और ए डैश में भी कितना इंड्यूस हो रहा है, डॉट। तो वोल्ट डॉट मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो एरो आपकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है ना, तभी तो डॉट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ का वोल्टेजेस प्लस माइनस कुछ इस तरीके से, यहाँ का वोल्टेजेस कुछ इस तरीके से प्लस माइनस। तो ये वोल्टेजेस ई, ये वोल्टेजेस ई, नेट वोल्टेजेस कितना देखने के लिए मिलेगा, जितना वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है उतना ही यहाँ पे राइज हो जा रहा है। नेट वोल्टेजेस क्या मिल रहा है, जीरो, फर्स्ट पोजीशन पे जीरो। केवीएल अप्लाई करिए, सिंपल सी बात है, केवीएल क्लोज लूप में केवीएल अगर अप्लाई करते हैं तो इन टर्मिनल के अक्रॉस में जीरो वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए इस कंडक्टर के रिटर्न कंडक्टर को यहाँ पे ना रख के रिटर्न कॉइल साइड को यहाँ पे रखते हैं, रिटर्न कॉइल साइड को यहाँ पे ना रख के यहाँ पे रखते हैं, जिससे एक कंडक्टर का एक कॉइल साइड एन पोल के इन्फ्लुएंस में रहे, दूसरा कॉइल साइड एस पोल के इन्फ्लुएंस में रहे, जिसके कारण यहाँ पे डॉट इंड्यूस वोल्टेजेस हो, यहाँ पे क्रॉस इंड्यूस वोल्टेजेस हो, जो कि सेकंड पोजीशन होता है। तो सेकंड पोजीशन में ए में डॉट है, ए डैश में क्रॉस है, जिसके कारण नेट वोल्टेजेस ऐड होगा और नेट वोल्टेजेस 2E देखने के लिए मिलेगा, वोल्टेजेस का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, नेट वोल्टेजेस ऐड होके इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये होता है ओवरऑल कंडीशन, राइट, कि एक कॉइल साइड को एन पोल से इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरे कॉइल साइड को एस पोल से इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके कारण नेट वोल्टेजेस ऐड होके आपको ज्यादा वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे। फुल पिच एंड शॉर्ट पिच में क्या डिफरेंसेस है, राइट, फुल पिच के बारे में बात करते हैं एंड शॉर्ट पिचिंग के बारे में। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि फुल पिच के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो फुल पिच का मतलब होता है कॉइल पोल पिच किसको बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स और एरिया कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई वन पोल, राइट, एरिया कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई वन पोल। की अगर ये 2 पोल की मशीन है, मशीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो इतना एरिया एन पोल के इन्फ्लुएंस्ड में आ रहा है, एन पोल से इन्फ्लुएंस कर रहा है, इतना एरिया एस पोल से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पोल पिच, दिस इज कॉल्ड पोल पिच। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं ग्रीन कलर के पेन से कि इस मशीन को ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये वाला एरिया इतना एक पोल कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा एरिया ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। तो क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वही यहां से यहां तक का डिफरेंस है, तो किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं चीजों को। तो फुल पिच एंड शॉर्ट पिच समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, इस मशीन को कट करके अगर लीनियरली हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से एक्सटेंड किया, ऐसा एक्सटेंशन किया, राइट, कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये 8th पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ऐसा करके। तो एक कॉइल साइड A1 वाले पे प्लेस किया हुआ है, और इसका रिटर्न कंडक्टर, रिटर्न कॉइल साइड कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, 4th 5th वाले स्लॉट पे, 5th वाले स्लॉट पे। तो कॉइल स्पैन, सॉरी, पोल पिच क्या हुआ, ये दोनों के बीच का, दोनों पोल के, दो एडजेसेंट पोल्स के बीच का जो डिफरेंस है वही होता है पोल पिच।
वाईपी से रिप्रेजेंट किया। कॉइल स्पैन कहाँ पे है कि फर्स्ट स्लॉट और जो एंड स्लॉट है दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कॉइल स्पैन। तो कॉइल स्पैन अगर पोल पिच के बराबर हो, वाई एस अगर वाईपी के बराबर हो, कॉइल स्पैन अगर वाईपी के बराबर हो, वाई एस वाईपी के बराबर हो, तो उस तरीके की वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं फुल पिच वाइंडिंग, फुल पिच्ड वाइंडिंग, फुल पिच्ड वाइंडिंग कहते हैं, राइट। तो ध्यान देते हैं, नोट पॉइंट क्या है, इफ कॉइल स्पैन वाई एस इज इक्वल टू वाई पी, सो द वाइंडिंग इज कॉल्ड फुल पिच्ड वाइंडिंग। मतलब कि देखिए कॉइल स्पैन कितना देखने के लिए मिल रहा है, इन दोनों मशीन को यहां से ब्रेक किया, इतना एरिया ये क्या था, वाई पी था, और यही क्या देखने के लिए मिल रहा है, कॉइल स्पैन भी देखने के लिए मिल रहा है। कॉइल स्पैन कैसे, कॉइल स्पैन कि एक कॉइल साइड यहाँ पे रखी हुई है, दूसरा रिटर्न कॉइल साइड यहाँ पे रखी हुई है, इन दोनों के बीच में कितने स्लॉट्स का डिफरेंस है, वही स्लॉट्स का डिफरेंस पोल पिच भी हो रहा है। मतलब वाईपी अगर सॉरी वाई एस अगर वाईपी के बराबर हो तो वो फुल पिचड वाइंडिंग कहलाती है, फुल पिचड वाइंडिंग कहलाती है। और शॉर्ट पिचिंग किसको बोलेंगे, वाई एस अगर कॉइल स्पैन वाईपी से कम हो, पोल पिच से कम हो, कॉइल स्पैन पोल पिच से कम हो, सो द वाइंडिंग इज कॉल्ड शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग। सिंपल सा फॉर्मूला है ना। वाई एस अगर वाईपी से कम हो, कॉइल स्पैन अगर पोल पिच से कम हो, तो उसको हम लोग शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो किस तरीके की वाइंडिंग रहेगी, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, वाई एस अगर वाई पी से कम है तो उसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अब ग्राफ सॉरी, अब अगर हम लोगों को विजुअलाइज करना हो चीजों को तो कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा स्टेटर है जिसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स ऐसे प्लेस्ड है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा एक पोल के दोनों पोल पिच कितना है, एन और एस पोल्स के बीच का जो डिफरेंसेस है, मशीन को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि टू पोल की मशीन है, फोर पोल की मशीन रहती फोर पार्ट में, सिक्स पोल की मशीन रहती सिक्स पार्ट में। तो टू पोल की मशीन थी, टू पार्ट में डिवाइड किया, इतना एरिया एक पोल के अंडर में आ रहा है, या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ना, इतना एरिया एक पोल के अंडर में आ रहा है, राइट। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वही यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है, तो दोनों बातें सेम है। तो इतना एरिया एक पोल के अंडर में आ रहा है, तो ये एक पोल पिच हुआ वाईपी। और कॉइल स्पैन क्या है, कॉइल स्पैन एक कॉइल साइड, एक कॉइल साइड ए यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट में रखा गया है, दूसरा कॉइल साइड सेवेंथ में ना रख के फिफ्थ में रखा गया है, तो ये कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी, शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग हो जाएगी, शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग हो जाएगी। देखिएगा ये वाई एस कॉइल स्पैन इतना ही है, जबकि पोल पिच कितना है, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है, ये वाईपी है। तो यहाँ पे वाई एस लेस देन वाईपी है ना, लेस देन वाईपी है, मतलब ये कैसी वाइंडिंग है, शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग है। और ऑल प्रैक्टिकल पर्पस में जितनी भी प्रैक्टिकल मशीन है उसमें कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं, यही वाइंडिंग यूज करते हैं, शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग, राइट। तो ये होता है, देखिए एन और एस पोल्स, एन पोल फर्स्ट वाले स्लॉट से इन्फ्लुएंस कर रहा है एज ऑफ नाउ, एस पोल सेवेंथ वाले स्लॉट से इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो फर्स्ट वाले स्लॉट में एन पोल इन्फ्लुएंस कर रहा है, सेवेंथ वाले स्लॉट में एस पोल इन्फ्लुएंस कर रहा है एज ऑफ नाउ,
और पहली वाली जो कॉइल साइड है वो फर्स्ट पे रखी गई है, दूसरी वाली कॉइल साइड फिफ्थ पे रखी गई है, फिफ्थ पे रखी गई है। तो कॉइल स्पैन यहाँ से यहाँ तक हुआ, जबकि पोल पिच यहाँ से यहाँ तक हुआ, वाई पी यहाँ से यहाँ तक, वाई एस यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब वाई एस लेस देन वाई पी है, राइट। तो इस वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग। ऑल प्रैक्टिकल पर्पस में यही यूज करते हैं। और भी कुछ डेफिनेशन है जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि डायरेक्ट एक्सिस, डी एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, एक बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इस पे ध्यान दीजिए, ये नोट डाउन करिए इसको, एंड देन हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है डेफिनेशन वाइज, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जेई एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट से, बेसिक टर्मिनोलॉजी से। तो जस्ट अ सेकेंड। तो आशा करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं डी एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस के बारे में, जस्ट अ सेकेंड। डी एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस के बारे में ध्यान देते हैं। डायरेक्ट एक्सिस, एक्सिस ऑफ फील्ड पोल्स, सिंपल से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक्सिस ऑफ फील्ड पोल्स को हम लोग डायरेक्ट एक्सिस कहते हैं, राइट। क्वाड्रेचर एक्सिस, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड पोल्स और डी एक्सिस इज कॉल्ड क्यू एक्सिस। तो इसको हम लोग ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सिस ऑफ फील्ड पोल्स, टू पोल की मशीन थी, दिस इज एक्सिस ऑफ फील्ड पोल्स, एन और एस पोल्स से होता हुआ जो लाइन जा रहा है उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सिस। एक्सिस ऑफ फील्ड पोल्स यहाँ पे कौन सा होगा, ये। एक्सिस ऑफ फील्ड पोल्स यहाँ पे कौन सा होगा, ये डी एक्सिस, राइट। तो सारी चीजें ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटेड हैं, इसीलिए इन सारी चीजों को हम लोग इरेज करते हैं। और अगर इस तरीके से मशीन होती तो ये स्टेटर का पार्ट होता और पोल्स आपके ऐसे रखे होते, एन और एस पोल्स। तो ये वाली जो एक्सिस होती वो डायरेक्ट एक्सिस होती। ये वाली जो एक्सिस होती उसको हम लोग कहते हैं डी एक्सिस, राइट। एक्सिस ऑफ फील्ड पोल्स, की फील्ड पोल्स यहाँ पे है, मतलब इससे जो एक्सिस जा रही है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सिस कह रहे हैं। क्वाड्रेचर एक्सिस के बारे में बात करें, व्हाट इज क्यू एक्सिस, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड पोल्स और डी एक्सिस इज कॉल्ड क्यू एक्सिस। कि डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री बना रहा है ना, इसको हम लोग क्यू एक्सिस कहेंगे। डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है, इसको हम लोग क्यू एक्सिस कहेंगे। इसका 90 डिग्री क्यू एक्सिस, इसका 90 डिग्री ये बनाएगा,
तो मतलब इसको हम लोग कहेंगे क्यू एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस, एक्सिस ऑफ फील्ड पोल्स के 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक्सिस को क्वाड्रेचर, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड पोल्स और डी एक्सिस इज कॉल्ड क्यू एक्सिस। सिंपल सा डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, जीएनए, जीएनए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जीएनए इज दी फिक्स्ड परपेंडिकुलर एक्सिस, ये फिक्स्ड होती है, ऑलवेज फिक्स, जीएनए कभी चेंज नहीं होगा मशीन का, एक बार मशीन कंस्ट्रक्ट हो गई उसका जीएनए फिक्स हो गया। GNA is the fixed perpendicular axis to the magnetic field poles, so its position changes only when the positions of pole is changed. Geometrical neutral axis GNA is the fixed perpendicular axis to the magnetic field poles. Magnetic field poles अगर ये है, मैग्नेटिक फील्ड पोल्स की एक्सिस ये है, तो इसका 90 डिग्री परपेंडिकुलर क्या होगा, GNA। इस एक्सिस का 90 डिग्री परपेंडिकुलर क्या होगा, GNA। इस एक्सिस का, एक्सिस ऑफ फील्ड पोल्स क्या 90 डिग्री परपेंडिकुलर क्या होगा, GNA। इस एक्सिस का 90 डिग्री परपेंडिकुलर क्या होगा, GNA, राइट। नाइन्टी डिग्री परपेंडिकुलर क्या होगा, GNA होगा। नाउ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, तो इसका पोजीशन कब चेंज होगा, जब पोल्स चेंज होंगे, कि पोल्स अगर रोटेट होके यहाँ पे आ गया तब GNA वगैरह चेंज हो जाएगा, राइट, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात करें, MNA, magnetic neutral axis is always perpendicular to the net flux lines of the machine. In this axis voltage induces on the conductor is zero। तो जो फ्लक्स लाइंस पास हो रही हैं, सपोज करिए फ्लक्स लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो MNA होगा। MNA चेंज होता रहता है एज पर द आर्मेचर रिएक्शन, कि ये फ्लक्स लाइंस ऐसी हैं और MNA कहाँ पे होगा, इसके परपेंडिकुलर में 90 डिग्री टू दी फ्लक्स लाइंस, ये MNA होगा। सपोज करिए फ्लक्स लाइन चेंज हो गई, ऐसे हो गई बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये हो जाएगा MNA, राइट। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि फ्लक्स लाइंस का परपेंडिकुलर क्या होगा, MNA होता है ऑलवेज, और MNA चेंज होता रहता है एज पर दी आर्मेचर रिएक्शन, कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, डीमैग्नेटाइजिंग है, तो उसके हिसाब से MNA चेंज होता रहता है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फ्लक्स लाइंस ऑफ द मशीन। इन दिस एक्सिस वोल्टेज इंड्यूसेस ऑन द कंडक्टर इज जीरो। अब हम लोग बात करते हैं सिंगल लेयर एंड डबल लेयर बाइंडिंग के बारे में। सिंगल लेयर एंड डबल लेयर बाइंडिंग, सिंगल लेयर एंड डबल लेयर बाइंडिंग, राइट। तो आशा करते हैं आप वो ऊपर के सारे डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज को समझ चुके होंगे। अब सिंगल लेयर एंड डबल लेयर बाइंडिंग के बारे में बात कर, ऑल प्रैक्टिकल पर्पस में हम लोग डबल लेयर बाइंडिंग यूज करते हैं। देखिए सिंगल लेयर बाइंडिंग में क्या हो रहा है, वन कॉइल साइड इज प्लेस्ड ऑन वन स्लॉट, वन कॉइल साइड, एक कॉइल साइड एक स्लॉट में प्लेस्ड। इस तरीके से अगर ये रोटर है, ये अगर ऐसा रोटर है
हाफ सरकमफेरेंस रिप्रेजेंट किया गया है, हाफ पेरीफेरी रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरीके से अगर कंप्लीटली ड्रॉ करें तो ऐसा होगा, जिसका हाफ पोर्शन केवल रिप्रेजेंट किया गया है, राइट, ये वाला पोर्शन। तो ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। एंड दिस इज रोटर। रोटर, क्योंकि रोटर में ही आउटर पेरीफेरी में स्लॉट्स होते हैं। स्टेटर में कैसा होता है, इनर पेरीफेरी में, इनर पेरीफेरी में स्लॉट होता है। ये अगर स्टेटर है, दिस इज स्टेटर, तो स्लॉट कैसे होंगे, इनर पेरीफेरी में। और रोटर है तो यहाँ पे स्लॉट होंगे आउटर पेरीफेरी में, आउटर पेरीफेरी, राइट। ये क्या है, रोटर। तो इनर सॉरी आउटर पेरीफेरी में स्लॉट्स हैं, मतलब कि ये सारे के सारे क्या हैं, रोटर्स हैं। तो वन कॉइल साइड इज प्लेस्ड इन वन स्लॉट इज कॉल्ड सिंगल लेयर वाइंडिंग, इज कॉल्ड सिंगल लेयर वाइंडिंग। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। और टू कॉइल साइड्स इज प्लेस्ड इन वन स्लॉट इज कॉल्ड डबल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग। यहाँ पे फोर कॉइल साइड्स इज प्लेस्ड इन वन स्लॉट इज कॉल्ड डबल लेयर वाइंडिंग। लेयर्स कितने हैं, दो लेयर्स है ना, यहाँ पे भी दो लेयर्स हैं। यहाँ पे क्या है, एक ही लेयर है, राइट। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, सिक्स कॉइल साइड्स इज प्लेस्ड इन टू लेयर्स इज कॉल्ड डबल लेयर वाइंडिंग। ये भी क्या है, डबल लेयर, दो ही लेयर है। और भी चाहें तो ट्रिपल लेयर भी बना सकते हैं अगर लार्ज कैपेसिटी की मशीन है। तो 9 coil sides is placed in 3 layers is called triple layer winding, right, like that. 2 coil side is placed in 2 layers, 4 coil sides is placed in 2 layers, 6 coil side is placed in 2 layers. तो as per the capacity of the machine layers चेंज करते जाते हैं। तो आपके सिलेबस में डबल लेयर तक लिमिटेड है, राइट, आपको ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, isn't it? तो देखिएगा, सपोज कर लेते हैं, लेट हम लोगों ने माना हुआ है, लेट कॉइल्स कितने हैं 30, लेट कॉइल्स कितने हैं 30, लेट कॉइल्स कितने हैं यहाँ पे 30, लेट कॉइल्स कितने हैं 30। तो कॉइल साइड कितने होंगे, किसी भी कॉइल में कितने कॉइल साइड्स होते हैं, ऑलवेज 2 कॉइल साइड होते हैं, किसी भी एक कॉइल में ऑलवेज 2 कॉइल साइड्स होते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर द मल्टीपल डिस्टर्बेंस। Kindly wait, I'm just coming.
ओके, तो आपने देखा होगा स्क्रीन पे, लेट मी, हाँ, तो one coil side is placed in one slot is called single layer winding. Two coil side is placed in two slots, two layers is called double layer winding, right? Or four coil sides is placed in two layers is called double layer winding, right? Six coil sides is placed in two layers, two layers, टू लेयर्स, ये नहीं है ना, ये इरेज कर दीजिएगा, इज कॉल्ड डबल लेयर वाइंडिंग। तो कॉइल्स सभी में 30 लिया हुआ है हम लोगों ने, तो किसी भी कॉइल में कितने कॉइल साइड होते हैं, जस्ट टू कॉइल साइड होते हैं। 30 कॉइल्स में कितने कॉइल साइड होंगे, 30 मल्टीप्लाइड विद 2, मतलब कि 60 कॉइल साइड्स होंगे, राइट। यहाँ पे भी कितने कॉइल साइड होंगे, 60, यहाँ पे भी कॉइल साइड 60, यहाँ पे भी 60। ये लिया नहीं हुआ है, ये लिया हुआ है, माना हुआ है, लेट एज्यूम किया हुआ है, एंड देन कॉइल साइड तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, सभी में 60 होगा। स्लॉट्स कितने लगेंगे यहाँ पे, देखिए वन कॉइल साइड इज प्लेस्ड इन वन स्लॉट, टोटल नंबर ऑफ कॉइल साइड कितने हैं, 60, तो कितने कॉइल स्लॉट्स लगेंगे, 60। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, अदरवाइज फॉर्मूला की अगर आपको जरूरत है, याद करना है, तो स्लॉट्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइल्स कर देंगे आप, तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू कॉइल साइड्स इज प्लेस्ड इन वन स्लॉट, टोटल नंबर ऑफ कॉइल साइड्स कितने हैं, 60। तो टू कॉइल साइड्स अगर एक स्लॉट में जा रहे हैं तो कितने स्लॉट्स लगेंगे, 30 लगेंगे, सिंपल सी बात है। दो कॉइल साइड अगर एक स्लॉट में जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइल साइड कितने हैं, 60 हैं, तो कितने स्लॉट्स लगेंगे पूरे कंडक्टर्स को अरेंज करने में, 30 स्लॉट्स लगेंगे, राइट। यहाँ पे 60 लग रहे थे, यहाँ पे 30 लगेंगे। अगर फॉर्मूला की जरूरत है तो इस डबल लेयर बाइंडिंग में नंबर ऑफ स्लॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स, राइट। और फोर कॉइल साइड्स इज प्लेस्ड इन टू लेयर्स, अगर ऐसा कुछ है तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल साइड कितने हैं, 60। फोर कॉइल साइड अगर एक स्लॉट में अरेंज्ड है तो 60 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं हम लोग, तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्लॉट मिल जाएंगे ना, जो कि कितने होंगे, 15, राइट। और यहाँ पे 6 कॉइल साइड्स इज प्लेस्ड इन वन स्लॉट, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल साइड 60 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइल साइड 60 डिवाइडेड बाई 6, तो 10, राइट, 10 मिल जाएंगे, राइट। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मुलेशन है इनका। डबल लेयर बाइंडिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही पूछा जाएगा, ये सिंगल लेयर, ये डबल लेयर, ये क्या है, ये जस्ट एक्सटेंशन कर दिया कि इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा हुआ है तो तब भी आप अपने विजुअलाइजेशन बेसिस पे चीज़ें कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि मशीन्स को फॉर्मूले में नहीं ढाला जा सकता है, राइट, मशीन्स इज मोशन। तो नंबर ऑफ स्लॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइल्स फॉर सिंगल लेयर बाइंडिंग, और फॉर डबल लेयर बाइंडिंग नंबर ऑफ स्लॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स, और नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू कॉइल डिवाइडेड नंबर ऑफ कॉइल डिवाइडेड बाई 2 फॉर 3, इस तरीके के कॉइल्स के लिए। और इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्लॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स डिवाइडेड बाई 3। तो कोई फॉर्मूला रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, आपको बस विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। फॉर लार्ज कैपेसिटी मशीन्स, लार्ज कैपेसिटी मशीन में ऑलवेज हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज डबल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर नहीं, डबल लेयर वाइंडिंग यूज करते हैं फॉर लार्ज कैपेसिटी की मशीन में, और प्रैक्टिकल मशीन्स में भी डबल लेयर ही वाइंडिंग यूज करते हैं, राइट। तो आज के सेशन में यहीं तक हम लोग डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग बात करेंगे और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। आज के सेशन में आर्मेचर वाइंडिंग यहीं पे हम लोग एंड अप करते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें अपने हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी बुक में ऐसे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको नहीं मिलेगा। 1000 पेजेस ऑफ बुक पढ़ने से अच्छा है आप एक अच्छा लेक्चर देख लें, राइट, क्योंकि किसी कोई कोई टीचर का लेक्चर सुन लें,
क्योंकि वो टीचर ऑलरेडी उस 1000 पेजेस ऑफ बुक में मेहनत कर चुका हुआ है, जो मेहनत आपको नहीं करनी होगी, चाहे वो कोई भी फैकल्टी हो। तो ये कॉन्सेप्ट क्रिस्प मैनर में आप लोगों के सामने है। ये हैंड रिटन नोट्स में ज़रूर फॉर्म करिए और अपने प्रिपरेशन को ब्यूटीफुल बनाइए, टाइम बचाइए। ओके, तो चलिए, आज हम लोगों ने बात किया डबल लेयर और सिंगल लेयर बाइंडिंग के बारे में, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सिस क्या होता है, क्वाड्रेचर एक्सिस क्या होता है। इसके बेसिस पे कुछ कॉन्सेप्ट आर्मेचर रिएक्शन में लर्न करने के लिए मिलेगा आपको, और डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल सकते हैं। शॉर्ट पिचिंग क्या होती है, फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया। एंड प्रीवियस सेशन में वोल्टेजेस और स्लॉट एंगल क्या होता है, एंड पोल पिच का डेफिनेशन, शॉर्ट पिचिंग का सॉरी कॉइल स्पैन का डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें कवर किया हम लोगों ने। एंड देन कॉइल साइड क्या होता है, कॉइल क्या होता है, टर्न क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये इस तरीके से पूरा का पूरा आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में डिस्कशन किया। तो आज के सेशन में इतना ही, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।